guys, welcome or welcome back to Humanities Corner. Hope you and all us are doing well. तो यार आज के वीडियो में हम क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 सेकेंडरी एक्टिविटीज़ पढ़ने वाले हैं. बेसिकली यार ये एक वन शॉट लेक्चर होगा जिसमें इन डिटेल मैं आपको सभी टॉपिक्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ. सेकेंडली नोट का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे एक्सेस कर सकते हैं. अलॉन्ग विद दैट हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट या रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको भी डिस्कस करने वाले हैं. तो एक ही पूरे लेक्चर के अंदर हम एनसीईआरटी भी पढ़ने वाले हैं, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं. ठीक है, सो या स्टार्ट करते हैं वीडियो को. तो यार आज वाले चैप्टर में हमने सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को पढ़ना है. इससे पहले हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ को ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं. वहाँ हमने यही देखा था कि बेसिकली प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हम नेचर के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं. भले ही हम हंटिंग गैदरिंग करें, हम एग्रीकल्चर करें, हम फिशिंग करें, हम माइनिंग करें, हम डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके उन्हें यूज़ कर रहे होते हैं. ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है, एक स्टेप आगे हो जाता है. ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्सेज था उनमें ये वैल्यू एडिशन कर देता है. ठीक है, बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल्स इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल क्लोथ्स हो गए, या फिर हम जो शुगर खा रहे हैं, हमारे हाथ में जो पेन है, हमारे सामने जो फ़ोन है, ये सब मैन्युफैक्चरिंग यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का पार्ट है. ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट में लिखा गया है दैट सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न्ड विद मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रीज एटसेट्रा. ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है दिया भी हुआ है मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें, सो इट इन्वॉल्व्स अ फुल एरे ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, इसके अंदर हैंडीक्राफ्ट से लेके माउल्डिंग, स्टील तक आ गया. इसके अलावा अगर हम प्लास्टिक टॉयज के ऊपर स्टैम्प कर रहे हैं, उससे लेके कंप्यूटर कंपोनेंट्स को असेंबल करने तक का जितना भी प्रोसेस है ये सब हमारे मैन्युफैक्चरिंग में आता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो कॉटन है उसको पहले उसकी स्पिनिंग के थ्रू यान बनाई जाएगी और उस यान से क्लोथ्स बनेंगे. ठीक है, सिमिलरली जूट को क्रश करके उससे शुगर बनाई जाएगी. तो ये जितना भी प्रोसेस होता है, भले वो स्टील माउंट करना हो या फिर कंप्यूटर के पार्ट्स को असेंबल करना हो, यहाँ तक कि टॉयज़ के ऊपर हमें स्टैम्प भी लगानी हो, वो सब मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है. ठीक है, अब ये मॉडर्न पावर मशीनरी से भी हो सकते हैं या फिर प्रिमिटिव यानी जो हम हैंडमेड कपड़े पहनते थे उन सारी चीज़ों से भी हो सकती है. ठीक है, तो यहाँ हमारा मैन्युफैक्चरिंग समझ में आ गया. एंड यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखा गया था दैट सेकेंडरी एक्टिविटीज इज कंसर्न्ड विद मैन्युफैक्चरिंग. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. प्रोसेसिंग, यही जो पूरा प्रोसेस करके वैल्यूएबल गुड बनाया गया. एंड कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से हमारा मतलब है कम्युनिकेशन से, ट्रांसपोर्टेशन से, जिन्हें हम आगे पढ़ रहे होंगे. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन को इन डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे होंगे. राइट, सो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था जो हमने समझ लिया है कि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती है और मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है. काफ़ी बार दोनों में डिफरेंस आता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो दोनों ही टर्म्स के अंदर अच्छे से आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए. ठीक है, जैसे 2022 के अंदर 2 मार्क में क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन एनी 2 फीचर्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. ठीक है, तो हम लास्ट स्लाइड पे ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, हम बिंदास से अपना आंसर अब लिख सकते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. तो आगे दिया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में बेसिकली हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट दिया गया है स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स या फिर मेथड ऑफ प्रोडक्शन. अब इसके बेसिस पे हम इंडस्ट्रीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक वो इंडस्ट्रीज़ है जो मास प्रोडक्शन करती है, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी के अंदर गुड्स प्रोड्यूस करती है. ठीक है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे वर्कर्स का डिवीजन होता है, हमें मशीनरीज देखने को मिलती है. लेकिन इसके अपोजिट है हमारी क्राफ्ट मेथड इंडस्ट्रीज यानी जो हैंडमेड काम करती है. तो वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव भी है, इसके अलावा बहुत ही फ्यू पीसेस बनाए जाते हैं जो भी ऑर्डर के बेसिस पे बनाए जाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल हैंडमेड क्लोथ्स हो गए, बिकॉज उनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. ठीक है, तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस था. हम पहले बता सकते हैं स्किल्स के बेसिस पे कि एक जो स्किल है हमारी वो हाईली क्वालिफाइड है बिकॉज सारा काम हाथ से हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ मशीन से हो रहा है. ये हाईली कैपिटल इंटेंसिव है. कैपिटल इंटेंसिव वो भी है, लेकिन जब हम बल्क में प्रोड्यूस करते हैं तो वो उतना कैपिटल इंटेंसिव नहीं होता है. यहाँ पे कम पीसेस प्रोड्यूस किए जाते हैं, यहाँ दूसरी साइड हमारे पास मास प्रोडक्शन होता है. ठीक है, ये थी हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक. सेकंड पॉइंट आता है यार हमारा मैकेनाइजेशन. तो नाम से समझ में आ रहा है कि जो भी हम गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर मास प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, वो सब इसी के अंदर आता है. अब ऑटोमेशन की अगर हम बात करते हैं, एआई. ठीक है, आज के टाइम पे रोबोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंट किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है. एंड बेसिकली एक एडवांस स्टेज है मैकेनाइजेशन की जहाँ पे रोबोट्स ही सारा प्रोडक्शन कर लेंगे एंड उसमें ह्यूमन लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है यार टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन. तो ऑब्वियस ही बात है, जब इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी हो रही है, हाई क्वालिटी वहाँ पे मशीन्स आ रही है, तो हमें टेक्नोलॉजिकली भी उतना एडवांस होना पड़ेगा ताकि हम क्वालिटी कंट्रोल कर सकें, अच्छी क्वालिटी के क्लोथ्स या फिर गुड्स चीपर रेट के ऊपर
प्रोड्यूस कर सकें। इसके अलावा हमें मेक श्योर करना होगा कि हम कुछ ऐसे स्टेप्स लें या ऐसी कंडीशंस रखें इंडस्ट्रीज़ के अंदर कि जो भी वेस्ट है उसको अच्छे तरीके से एलिमिनेट किया जाए, उसे सही तरीके से डिकम्पोज किया जाए रैदर दैन उसे वाटर बॉडीज़ में ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाए, ठीक है। इसके अलावा पोल्यूशन जो भी स्मोक्स जो एमिट कर रहे होते हैं इंडस्ट्रीज़, उसको भी प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करने के लिए हमें सारी चीज़ें मेक श्योर करनी चाहिए, ठीक है। तो ये आ गई हमारी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक। फोर्थ है यार हमारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो इसमें बेसिक हमें 4 से 5 पॉइंटर्स बताए गए हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग को मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग को पॉइंटर से कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि बेसिकली वहाँ पे कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। सेकंड, एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन होगा लेबर का। अब इतने बड़े स्केल पे जब एक इंडस्ट्री चल रही है तो वहाँ पे लेबर्स को डिवाइड किया जाएगा, है ना। हमारा एक HR होता है, फिर मैनेजर होता है, फिर उसके बाद हमारे डिफरेंट लेबर डिपार्टमेंट होते हैं, फिर सेल्स टीम्स होती है, मार्केटिंग टीम्स होती है, पता नहीं कितनी सारी होती है, ठीक है। तो वर्क को बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज किया होता है, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वास्ट कैपिटल, बहुत सारा पैसा लगता है, ठीक है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है तो ऑब्वियसली वहाँ पे मेंटेन करने के लिए एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट इंटरकनेक्टेड है कि क्योंकि बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे मैनेजर्स भी होते हैं, HRs भी होते हैं, डिफरेंट पोजीशंस होती हैं जो एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। एग्जीक्यूट का मतलब यही है ना कि जो भी डिसीजन आया, जो लॉ आया है, जो भी कुछ करना है इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन को लेके या जितना भी कुछ है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक क्राइटेरियाज थे जिनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग को, ठीक है, कि ये मिनिमम कंडीशन है कि ये होंगी ही होंगी एक मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है अनइवन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हम सबको पता है कि इंडस्ट्रियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा अनइवन है। कुछ ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, वहीं कुछ ऐसे हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है ही नहीं। तो लिखा गया है दैट दे कवर लेस देन 10% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया, ठीक है। एंड यूजुअली जहाँ पे ये होती है, जैसे अमेरिका हो गया, USA हो गया, यही जो नेशंस होते हैं ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हब बन जाते हैं, ठीक है। तो यार ये बेसिक सी हमारी 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो भी हमने पढ़ी है। पहली थी हमारी कि डिवीजन ऑफ या फिर स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर है, जिसमें एक साइड हम मास प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी साइड क्योंकि हैंडमेड काम होता है तो कम पीसेस के अंदर गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। एक तरीके से यार हम स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बोल सकते हैं फर्स्ट वाले पॉइंट के लिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट था मैकेनाइजेशन की एडवांस मशीनरीज का यूज होता है। थर्ड था टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। फोर्थ हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसमें बेसिकली यही डिफाइन किया गया था कि एक इंडस्ट्री को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक तो डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए, क्लियर कट कि कौन बंदा क्या काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा एक प्रॉपर ऐसी एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए जो वहाँ पे डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। फोर्थ है अनइवन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं तो दैट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन। हम ऑलरेडी 9th-10th में पढ़ के आ चुके हैं कि काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी इंडस्ट्रियल लोकेशन को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है एक्सेस टू मार्केट। मार्केट से हमें सबको पता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे गुड्स की डिमांड हो एंड लोगों के पास परचेजिंग पावर यानी पैसा हो, ठीक है। अब मार्केट तो हमारे घर के पास भी है ना, सब्जी मंडी है, बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है, लेकिन काफ़ी सारी ऐसे ग्लोबल मार्केट हब हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया होगा। इंडिया का एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। हम गुजरात को टेक्सटाइल हब बोलते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कपड़े प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ठीक है। सिमिलरली कोलकाता के अंदर हमें जूट इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन कि वहाँ का कैसा इन्वायरमेंट है, कैसे रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है, वो एरिया उस इंडस्ट्री के अंदर फ्लरिश हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली हमें साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी काफ़ी सारी बड़ी बड़ी मार्केट्स देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एयरक्राफ्ट और आर्म इंडस्ट्रीज ग्लोबली वाइड स्प्रेड है बिकॉज ऑब्वियसली हर कंट्री को आर्म्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वो खुद की आर्म्स इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, खुद ही डेवलप करना स्टार्ट करते हैं एंड उसके बाद दूसरी कंट्रीज़ को भी इम्पोर्ट करते हैं, विच इज़ एग्जैक्टली इंडिया डूइंग राइट नाउ, ठीक है। कि हम खुद भी हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर हो रहे हैं और यहाँ तक कि दूसरे नेशंस को इम्पोर्ट करने की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है एक्सेस टू रॉ मटेरियल, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्केट से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो इंडस्ट्रीज जिनका चीप या फिर बल्की और वेट लूजिंग मटेरियल होता है वो यूजुअली रॉ मटेरियल के सोर्स के पास ही लोकेट होती है। फॉर एग्जांपल हमारी स्टील इंडस्ट्री हो गई, शुगर इंडस्ट्री हो गई, जूट इंडस्ट्रीज हो गई, बिकॉज ऑब्वियसली इनका जो मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा बल्कि है। अगर हम उसको ट्रांसपोर्ट करके दूसरे एरिया तक लेके जाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट एड ऑन कर देता है, ठीक है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल के सोर्सेज के पास ही लोकेटेड होती है।
सिमिलरली अगर हम जूट की बात करते हैं तो जो जूट का जो केन होता है उसको अगर विद इन 24 आवर्स हम क्रश नहीं करते हैं तो वो अपना सरकोज कंटेंट यानी जो मिठास होती है उसको लूज करने लग जाता है। तो ऐसी सिचुएशंस में हमें इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल के सोर्स के बहुत पास में लगाना पड़ता है, ठीक है। थर्ड है एक्सेस टू लेबर सप्लाई। अब ऑब्वियसली काम करने के लिए लेबर तो चाहिए, ठीक है। तो यूजुअली ऐसे एरियाज़ के अंदर ही इंडस्ट्रीज़ को लगाया जाता है जहाँ पे लेबर्स चीप रेट के ऊपर सस्ते रेट पे मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है तो दैट इज एक्सेस टू एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। अब ऑब्वियसली काफ़ी सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती है जिनमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज़, ठीक है। और इसीलिए ये ज़्यादातर सोर्सेज ऑफ जहाँ पे पहले टाइम पे कोल एज अ मेन एनर्जी रिसोर्स यूज़ किया जाता था, तो यूजुअली कोल माइन के पास ही इंडस्ट्रीज़ को लगाया जाता था। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या फिर पेट्रोलियम को भी हम यूज़ करने लगे, तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल लोकेशन डिफर करती है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेस टू एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। एग्लोमरेशन का मतलब समझते हैं। एग्लोमरेशन का सिंपल सा मतलब अगर हम समझे तो उसका मतलब है लिंक्स बिटवीन इंडस्ट्रीज। अब काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जो खुद को अपनी लीडर इंडस्ट्री, सपोज एक रेफ्रिजरेटर बनाने वाली इंडस्ट्री है ये हमारी, ठीक है। अब इसे क्या चाहिए, स्टील चाहिए, तो ये क्या करेगी, जहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सपोज करो ये पहली इंडस्ट्री हमारी आयरन एंड स्टील है और ये सेकंड हमारी रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, वो आयरन ओर के बिल्कुल पास लोकेट है, वहाँ से ओर्स आती है इस इंडस्ट्री में एंड यहाँ पे उनको मैन्युफैक्चर करके स्टील की शीट्स बनाई जाती है, ठीक है। अब ये जो स्टील की शीट्स है ये डिफरेंट कंपनीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर सप्लाई होती है जहां से इनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। तो भाई जो हमारी रेफ्रिजरेटर फ्रिज वाली जो इंडस्ट्री है हमारी, उसे स्टील शीट्स चाहिए, तो ये क्या करेगी, खुद को जस्ट वहीं पे लोकेट कर लेगी जहां पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, ठीक है। तो इसको बेनिफिट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई, है ना। तो ये बेसिकली बेनिफिट करता है फ्रॉम नियरनेस टू लीडर इंडस्ट्री। यहाँ पे रेफ्रिजरेटर इंडस्ट्री के लिए लीडर इंडस्ट्री कौन है हमारी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो इसने अपनी जो प्लांट है वो बिल्कुल उसके पास सेटअप कर लिया एंड उसको काफ़ी सारे बेनिफिट्स होंगे, ठीक है। टाइमली सप्लाई हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कट हो जाएंगे, काफ़ी सारे और भी बेनिफिट्स हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यार अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज को पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले देखिए फुटलूज इंडस्ट्रीज, यानी कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट वाइड वैरायटी ऑफ प्लेसेस पे, बिकॉज दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल, है ना। जैसे आयरन एंड स्टील का केस था या फिर जूट इंडस्ट्रीज का केस था कि उसके रॉ मटेरियल के सोर्स के पास ही लगाना पड़ेगा, इसमें ऐसा कोई टंटा नहीं होता, ठीक है। काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं तो ऑब्वियसली काफ़ी स्मॉल लेबर फोर्स भी होगी, ठीक है। नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज होती है, बहुत कम पोल्यूशन कर रही होती है एंड सबसे मेजर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ऑलमोस्ट सभी में ही होता है, दैट इज एक्सेसिबिलिटी बाय रोड नेटवर्क, ठीक है, ताकि मार्केट्स तक सामान को इजीली सप्लाई किया जा सके। फॉर एग्जांपल है हमारी वॉच इंडस्ट्री, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में 1 मार्क में, एक्सप्लेन एनी 2 फीचर्स ऑफ फुटलूज इंडस्ट्री। हम 4-5 पढ़ के आए, 2 ही तो लिखने हैं, लिख देंगे यार, ठीक है। आगे चलते हैं। तो सेकेंड जो हमारा टाइप आता है वो तो एक बेसिक सी थी, ये आता है इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज, ठीक है। तो इसमें बेसिकली यार हम 3 तरीके के इंडस्ट्रीज पढ़ रहे होंगे। पहली है हमारी हाउस होल्ड इंडस्ट्री, सेकेंड है हमारी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग और तीसरी है हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो पहले इन दो को कंपेयर करके पढ़ते हैं फिर हम तीसरी को पढ़ेंगे। तो हाउस होल्ड या फिर कॉटेज इंडस्ट्री, नाम से समझ में आ रहा है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सबसे छोटी है, ठीक है। यूजुअली आर्टिसंस लोकल रॉ मटेरियल को ही यूज़ कर रहे होते हैं कोई भी गुड को प्रोड्यूस करने के लिए। एग्जाम्पल्स है जैसे फूड स्टफ हो गया, ठीक है, अचार हो गया, पापड़ा हो गया, थेपला हो गया, ये सारी चीज़ें, है ना। मैट्स हो सकते हैं, कंटेनर्स हो सकते हैं, कुछ फर्नीचर हो सकता है, कुछ शूज़ हो सकते हैं, ठीक है। सिंपल लोकल टूल्स का यूज़ होता है, आज सच कोई बहुत हैवी मशीनरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हाउस होल्ड नाम से ही समझ में आ गया कि यूजुअली फैमिली मेम्बर्स ही मिलकर काम कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिनिश्ड प्रोडक्ट में बी यूज्ड फॉर हाउस होल्ड कंजप्शन या फिर सेल के लिए या फिर बाटर के लिए, है ना। सपोज ज़रूरी नहीं है कि ये मार्केट में ही जाके अपने प्रोड्यूस को सेल करें, है ना। किसी को अचार पापड़ दे दिया तो बदले में थोड़े ग्रेन्स ले लिए, बाटर भी ये कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो बेसिकली ये घर के बाहर थोड़ी सी लगाई जाती है ना, घर में ही आप सारा काम नहीं कर सकते, एज इन केस ऑफ हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज जो था, ठीक है। यहाँ पे लोकल रॉ मटेरियल को यूज़ किया जाता है अगैन। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ी हमें सिंपल पावर ड्रिवन मशीन्स चाहिए पड़ जाती है, ठीक है, कुछ चाहिए पड़ जाती है। नेक्स्ट है सेमी स्किल्ड लेबर। अब थोड़ा बहुत इनके अंदर स्किल्स होती है, कुछ चाहिए होती है।
एंड लास्ट पॉइंट है प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट एंड रेजेस लोकल परचेसिंग पावर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही इंगेज होंगे, है ना, आप छोटा मोटा कोई भी शॉप कर सकते हो, है ना, तो उसमें बेसिकली आप किसी को रख भी सकते हो, तो आप जॉब्स भी प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करते हैं, नाम से समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ी मार्केट चाहिए होती है, ठीक है। असेंबली लाइन मास प्रोडक्शन का मतलब है डिविजन ऑफ लेबर, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर बंदा है वो एक काम करेगा, दूसरे का दूसरा काम होगा, तीसरे का तीसरा काम होगा, तो दैट इज असेंबली लाइन मास प्रोडक्शन, सबका काम फिक्स है। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पे लार्ज कैपिटल, पैसा तो बहुत सारा चाहिए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, है ना, बिजली भी चाहिए, इसके अलावा पानी भी चाहिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी चाहिए हो सकता है, ठीक है। एनॉर्मस एनर्जी, अगेन वही पॉइंट आ गया, स्पेशलाइज्ड वर्कर चाहिए, थोड़ा बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक है, स्किल्स आनी चाहिए। इसके अलावा एडवांस टेक्नोलॉजी, बड़ी बड़ी मशीनरीज का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसको हम दो तरीके से क्लासीफाई भी कर सकते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री को। एक थी हमारी ट्रेडिशनल जो पहले थी, ठीक है, आज से काफ़ी साल अभी भी जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है या काफ़ी सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है, ठीक है, मतलब इंडस्ट्री का सेटअप होता है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लेकिन मशीन्स इतनी एडवांस नहीं होती, इसीलिए वो ट्रेडिशनल है, ठीक है। सेकेंड आती है हमारी हाईटेक टेक्नोलॉजिकल लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो बेसिकली ये यूजुअली आज के टाइम पे में डेवलप्ड कंट्रीज़ में ज़्यादातर देखने को मिलती है, आईटी डिपार्टमेंट्स हमारे इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आया है 5 मार्क में 2018 एंड 2019 में, डिफरेंशिएट बिटवीन स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंड लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, एक टेबल बनानी है, दोनों के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को लिख देना है। आगे चलते हैं। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन इनपुट या फिर रॉ मटेरियल, ऐसी इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है, ठीक है। सबसे पहले ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है ना, सो दे प्रोसेस रॉ मटेरियल फ्रॉम द फार्म इनटू फिनिश प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल फूड प्रोसेसिंग हो गया, शुगर हो गया, जूट को शुगर के अंदर कन्वर्ट किया, ठीक है, पिकल्स हो गई, फ्रूट जूसेस हो गए, बेवरेजेस हो गई, हमारी स्पीसेस हो गई, हमारे ऑयल हो गए, टेक्सटाइल हो गया, ये सब आता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दी गई है, एक होता है हमारा एग्रो बिजनेस या फिर हम एग्रो फैक्ट्रीज कह सकते हैं। तो बेसिकली ये कमर्शियल फार्मिंग होती है जो इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर की जाती है, ठीक है। अब यूजुअली क्या होता है, इंडस्ट्रीज के अंदर जो रॉ मटेरियल आता है, जो भी कॉटन बनानी है, वो डिफरेंट जगह से डिफरेंट स्टेट से आ रहा होता है, अलग अलग जगह के किसान अपने अपने जो भी उनके पास छोटी बड़ी ज़मीन है उसके ऊपर उगा लेते हैं, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ क्या करती है, वो लैंड खरीदती है स्पेसिफिकली बहुत बड़ा सारा, ठीक है, या फिर उसको लीज पे लेते हैं, किसी भी तरीके से लेती है, उस लैंड को एक्वायर करती है एंड फिर वहाँ पे स्पेशल लेबर्स के थ्रू, अच्छी मशीनरीज के थ्रू, हाईली स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते क्रॉप्स ग्रो करती है एंड उसके बाद उनको खुद मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटी वाला काम भी ये खुद कर रहे हैं एंड सेकेंडरी वाला तो करते ही हैं, ठीक है। तो ये लार्ज कॉर्पोरेशन यूजुअली हमें टी प्लांटेशन बिजनेस हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स के अंदर 2017 में कि हमें कोई भी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की, हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, अभी बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जो मिनरल्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती है। जैसे एग्रो बेस्ड जो थी वो फार्म प्रोडक्ट्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती थी, यहाँ पे हमारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ जो इंडस्ट्रीज है वो हमारी फेरस हो सकती है, फेरस का मतलब जो आयरन को यूज़ कर रही होती है, एंड कुछ नॉन फेरस हो सकती है जो अदर देन आयरन दूसरे मिनरल्स को यूज़ करती है। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ज्वेलरी इंडस्ट्रीज हो गई, ये सब आती है, ठीक है। अब काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज नॉन मेटेलिक मिनरल्स की भी होती है, जैसे कि सीमेंट हो गई, पोएट्री हो गई, या फिर मेटल को यूज़ कर रही होती है, वो मेटेलिक इंडस्ट्री है, ठीक है। एक बेसिक सा डिविजन है जो हम 9th-10th में भी पढ़ के आए हैं, ठीक है। 2017 के अंदर 3 मार्क में क्वेश्चन आया था कि आपको कोई भी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की, वो हम आगे पढ़ाए हैं, आई गेस दोबारा से इसको अटैच कर दिया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, थर्ड आती है यार हमारी केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे नेचुरल केमिकल्स को एज अ मिनरल यूज़ किया जा रहा होता है, सॉरी एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जा रहा होता है। फॉर एग्जांपल हमारा मिनरल ऑयल हो गया, पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में कितने सारे सामान बनते हैं उनसे, है ना। इसके अलावा सॉल्ट, सल्फर या फिर पोटाश इंडस्ट्रीज भी नेचुरल मिनरल्स को यूज़ कर रही होती है। सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक सेक्टर, ये ठीक है। पेट्रोकेमिकल से तो बहुत सारे होते हैं, हमारे साबुन होते हैं, हमारे कॉस्मेटिक के सामान होते हैं, पेट्रोल खुद होता है, ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फोर्थ पे चलते हैं, तो दैट इज फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल यूजिंग इंडस्ट्रीज, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को एज ए रॉ मटेरियल यूज करती है। फॉर एग्जांपल टिम्बर, है ना, टिम्बर के तो यूजुअली हमें फॉरेस्ट में ही मिल रही होती है फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए। इसके अलावा वुड हो गई, बैम्बू हो गई, ग्रास हो गया, पेपर इंडस्ट्री हो गई, लैक हो गया, ये सारी चीज़ें फॉरेस्ट से आ रही होती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज।
नेक्स्ट आती है एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जो एनिमल प्रोड्यूस को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रही होती है। फॉर एग्जांपल लेदर, जो कि लेदर इंडस्ट्री के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑल्दो हमें लेदर को इतना ज़्यादा क्या यूज़ ही नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली उसके अंदर एनिमल्स को डायरेक्टली हार्म किया जा रहा है एक तरीके से, ठीक है। इसके अलावा हमारा वूल हो गया वुलन टेक्सटाइल्स के लिए, आइवरी हो गया जो एलिफेंट के टस्क से निकाली जाती है एंड उससे काफ़ी सारी ज्वेलरी बन रही होती है, ठीक है। सिमिलरली डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर जो भी ऐसी अमूल वगैरह हैं वो भी हम इसके अंदर एग्जाम्पल डाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप आता है इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आउटपुट या फिर प्रोडक्ट, ठीक है। बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट हम उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, एक आता है बेसिक और दूसरा आता है कंज्यूमर। तो बेसिक इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज है जिनके प्रोडक्ट को दूसरी इंडस्ट्रीज यूज करती है एज अ रॉ मटेरियल, है ना। फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, वो क्या करती है, स्टील की शीट्स बनाती है ना, उसको प्रॉपरली प्रोसेस करती है एंड उसके बाद वो दूसरी इंडस्ट्रीज के अंदर एज अ रॉ मटेरियल यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो इन केस ये क्या है, हमारी लीडर इंडस्ट्रीज है जो हम पहले पढ़ के आए थे जब हम एग्लोमरेशन इकोनॉमीज को समझ रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है कंज्यूमर इंडस्ट्री, तो ऐसी इंडस्ट्री जिनके गुड्स डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया, टी सॉप्स जो हम डेली यूज कर रहे होते हैं, तो इसीलिए इसको हम नॉन बेसिक इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन आता है दैट इज इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप। यहाँ पे 3 कैटेगरीज हो जाती है, पहला हमारा पब्लिक सेक्टर है, देन कम्स हमारा प्राइवेट सेक्टर एंड उसके बाद आता है ज्वाइंट सेक्टर, ठीक है। पब्लिक सेक्टर नाम से समझ में आ रहा है, दैट इज इट इज ओन्ड एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ही इसको ओन करती है और इसी को मैनेज करती है। इंडिया के अंदर काफ़ी सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, यानी वो इंडस्ट्रीज जो गवर्नमेंट ने अंडरटेक की हुई है, ठीक है। सोशलिस्ट कंट्री के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है वो सारी गवर्नमेंट ओन होती है, फॉर एग्जाम्पल रशिया, चाइना, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमीज हैव बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिया, वहाँ पे पब्लिक भी होता है एंड प्राइवेट भी होता है। अब प्राइवेट को भी ज़रा पढ़ लेते हैं, तो प्राइवेट नाम से समझ में आ रहा है दैट दे आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, यानी प्राइवेट पार्टनर्स होते हैं। पार्टनर्स क्या होते हैं, प्राइवेट ओनर्स होते हैं, रियली सॉरी फॉर दैट। तो दीज आर मैनेज बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कैपिटलिस्ट कंट्रीज के अंदर जनरली हमें प्राइवेट सेक्टर देखने को मिलता है, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, ठीक है। थर्ड जो हमारा टाइप था दैट इज जॉइंट सेक्टर, यानी कि ये जॉइंट 2 या 2 से 3 लोग या ग्रुप्स उसको मिलके चला रहे होते हैं, ठीक है। इट कैन बी मैनेज बाय जॉइंट स्टॉक कंपनीज, 2 डिफरेंट कंपनीज भी हो सकती है, एक प्राइवेट पब्लिक भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जॉइंट यानी एक से ज़्यादा ग्रुप्स उसको मिलकर चला रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो दैट इज ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन। अब इसके अंदर बेसिकली हम 1-2 रीजन्स की बात करने वाले हैं, यूजुअली आई गेस रूरल की बात करने वाले हैं। सो ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन वो हैं जो बहुत पहले एग्जिस्ट करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन पहले वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट किया करती थी। यूजुअली ये कोल फील्ड्स के आसपास लोकेट किए जाते थे। अब मेन एक्टिविटीज़ थी इनकी मेटल स्मेल्टिंग, हैवी इंजीनियरिंग, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग या फिर टेक्सटाइल प्रोडक्शन, ठीक है। इनको यार हम स्मोक स्टैक इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं, बिकॉज ये ट्रेडिशनल थी, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो ये पोल्यूशन बहुत ज़्यादा करती थी, ठीक है। अब जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ है उनको हम बेसिकली कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं वहाँ पे हमें हाई प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, मतलब काफ़ी जॉब्स वहाँ पे क्रिएट हो रही है, बिकॉज ऑब्वियसली इंडस्ट्री है तो जॉब्स होंगी। हाई डेंसिटी हाउसिंग होती है, बिकॉज अब पॉपुलेशन माइग्रेट करके इन एरियाज़ में आ जाएंगी, ठीक है। इसीलिए इन्फीरियर टाइप या पुअर सर्विसेज आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम हमें देखने को मिलती है, लोग बहुत बिच कुच वाले घरों में रहते हैं, ठीक है। अनअट्रैक्टिव एनवायरमेंट्स होते हैं, पॉल्यूशन होते हैं, वेस्ट हीप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जगह जगह में सो एंड सो फोर्थ देखने को मिलती है, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है, बिकॉज बहुत सारे लोग आ जाते हैं एकदम से दूसरे एरिया से माइग्रेट करके, बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन हमें अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलती है, ठीक है। हाँ, अब हमें इसमें मेजरली एक एग्जाम्पल दिया गया है, दैट इज रुल कोलफील्ड जो जर्मनी के अंदर है, ठीक है। इट हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ यूरोप फॉर अ लॉन्ग टाइम। अभी भी है, लेकिन अभी और रीजन्स डेवलप हो गए, तो इसीलिए इनकी जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो गई है। मेजर कैरेक्टरिस्टिक यार इस रीजन की ये है कि यहाँ पे मैसिव अमाउंट के अंदर कोल और आयरन स्टील था, विच बेसिकली फॉर्म द बेसिस ऑफ द इकॉनमी। ऑलमोस्ट जर्मनी की टोटल स्टील प्रोडक्शन के लिए 80% स्टील यहाँ से इंपोर्ट होकर दूसरे पार्ट के अंदर जा रहा होता था, एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड इसको एक्सपोर्ट किया जाता था, ठीक है। एंड इवन आफ्टर आयरन ओर वॉज एग्जॉस्टेड, इन्होंने इतना आयरन ओर को वहाँ से निकाला था कि वो जो माइन थी वो बिल्कुल ठप बैठ गई थी, ठीक है। तब भी ये इंडस्ट्री इतना अच्छा चल रही थी कि दूसरे एरियाज से आयरन ओर को इम्पोर्ट किया जाता था, फिर यहाँ पे उसको मैन्युफैक्चर किया जाता था, उसको स्टील में कन्वर्ट किया जाता था, एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड उसको सप्लाई किया जाता था,
ठीक है। लेकिन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम द डिमांड फॉर कोल डिक्लाइन एंड द इंडस्ट्री स्टार्टेड श्रिंकिंग, यानी इसका डाउनफॉल हो गया। बिकॉज अभी भी अगर आप मेजरली देखते हो तो हम कोल से हाइड्रो पावर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट कर रहे हैं, बिकॉज कोल से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, या फिर हम हाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन सारी चीज़ों पे शिफ्ट कर रहे हैं। सिमिलरली पेट्रोल की बजाय भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है। सो इसकी जो डिमांड थी वो घटने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें एक न्यू रूरल लैंडस्केप देखने को मिलता है। इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आ गए, बिकॉज मेजर प्रॉब्लम थी इंडस्ट्रियल वेस्ट, पोल्यूशन, हाउसिंग फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है। अब जो नया हमें न्यू रोड देखने को मिलता है उसके अंदर इट इज़ बेस्ड लेस ऑन कोल एंड स्टील प्रोडक्शन एंड मोर ऑन द न्यू इंडस्ट्रीज, जैसे कि ओपेल कार असेंबली लगाई गई है, केमिकल प्लांट्स आ गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ डेवलप की गई हैं, शॉपिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें यही दिखाया गया है कि जो ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट किया करती थी किसी ज़माने में कुछ प्लेसेस के ऊपर, मैक्सिमम जगहों पे, तो जैसे हमने इसके एग्जांपल में पढ़ा कि आयरन ओर तो एग्जॉस्ट ही हो गया, खत्म ही हो गया, वो माइन तो ठप ही बैठ गई है ना। सिमिलरली जो कोल इसका एक सेकंड मेजर सोर्स था वो भी अब उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं रही, तो ट्रेडिशनल से हट के हमें काफ़ी सारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे देखने को मिल रही हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आया 2016 में, हाउ हैज़ द न्यू रूरल लैंडस्केप इमर्ज्ड। 1 मार्क के अंदर हमें बताना है, हम ईजिली बता सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से इट हैज़ स्टार्टेड टू चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर जो पहले एग्जिस्ट किया करता था, ठीक है। नेक्स्ट इंडस्ट्री आती है हमारी हाई टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री। तो ये लेटेस्ट जनरेशन है हमारी मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है। इनके जो वर्कर्स होते हैं हम उनको प्रोफेशनल या फिर वाइट कॉलर वर्कर्स बोल रहे होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं हाईटेक इंडस्ट्रीज़ के अंदर तो रोबोटिक्स हो गया हमारा, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस हो गए, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल ऑफ स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग प्रोसेसेस, है ना, कि ह्यूमन लेबर फोर्स को हटा के अब रोबोट्स आ गए हैं जो ऑलरेडी सारी चीज़ों को इंडस्ट्रीज़ के अंदर असेंबल कर रहे हैं और खुद ही काम कर रहे हैं सारा, ठीक है। अब ये जो इंडस्ट्रीज़ होती है यार ये नीटली स्पेस्ड होती है, इनके अंदर बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है। हम एप्पल, गूगल, इनके शोरूम्स देख रहे होते हैं यूट्यूब पे, है ना। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी होती हैं एंड काफ़ी नीटली स्पेस्ड होता है, डिस्पर्स्ड होता है ना, खुला खुला होता है, मॉडर्न होता है। ऑफिस प्लांट लैब बिल्डिंग्स होती है, इन्हीं के अंदर लैब्स भी होती है, सारी चीज़ें वहीं पे एक ही छत के नीचे सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से स्पेस किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लांट बिजनेस पार्क्स भी होते हैं, है ना, ये वो वाले पार्क नहीं है, ये बिजनेस पार्क्स है, ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट स्कीम्स को डेवलप किया जा रहा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है यार हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक इंडस्ट्री है बिकॉज दे फॉर्म बेस फॉर ऑल अदर इंडस्ट्रीज। ऑलमोस्ट 80 to 90% इंडस्ट्रीज इसी से ही रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रही होती है एंड इसको बेसिक इंडस्ट्री बोलते हैं। हम पहले भी पढ़ के आए हैं कि ऐसी इंडस्ट्रीज जिसका जो प्रोडक्ट होता है वो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा होता है दूसरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है। अब ये हैवी इंडस्ट्रीज़ है बिकॉज काफ़ी बल्की मटेरियल को ये यूज़ करती है एंड इवन जो इनका प्रोड्यूस भी होता है वो भी काफ़ी हैवी होता है, ठीक है। तो दोनों ही इनका जो आउटपुट है वो भी हैवी है एंड जो इनपुट ये रॉ मटेरियल ले रही है वो भी काफ़ी बल्की और हैवी होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रोसेस दिया गया है, तो बेसिकली माइन से यार हम आयरन ओर निकालते हैं, आयरन नहीं निकालते, आयरन ओर बहुत बड़ी बड़ी होती है, इनको फिर इंडस्ट्रीज़ में लेके जाया जाता है और इस आयरन ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? इस आयरन ओर को बेसिकली एक फर्नेंस ब्लास्ट के फर्नेंस यानी भट्टी के अंदर इसको डाला जाता है विद कार्बन एंड लाइमस्टोन। तो 3 चीज़ें डाली जाती है, आयरन ओर, कार्बन एंड लाइमस्टोन, ठीक है। किसके अंदर? एक भट्टी के अंदर, बहुत बड़ी फर्नेंस के अंदर, जिसके अंदर इसको पिघलाया जाता है, ठीक है। और अब जो ये मोल्टन आयरन है जो पिघल गया है उसको फिर ठंडा होने दिया जाता है एंड उसको पिग आयरन यानी फिर दोबारा से उसको जमा दिया जाता है। अब जो मेन हमारा ये निकल के आया है इसको बाद में स्टील की शीट्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है एंड उसके बाद उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली पहले हमने आयरन ओर को लाइमस्टोन और कोक के साथ गर्म किया, उसको मेल्ट होने पे, उसको ठंडा होने पे उससे पिग आयरन ऑब्टेन किया, ठीक है, एंड उसके बाद उसको स्टील में कन्वर्ट किया। अलॉन्ग विद दिस हम मैग्नीज भी ऐड करते हैं ताकि हम स्टील को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सके, उसको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके, ठीक है। अब आइडियल लोकेशन की हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम पढ़ के आ चुके हैं कि हैवी रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे ओर हो गया, कोल हो गया, मैग्नीज हो गया, लाइमस्टोन हो गया, तो इसीलिए इन्हें रॉ मटेरियल के सोर्सेज के पास ही लोकेट किया जाता है, ठीक है। एक दूसरा टाइप ऑफ हम डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज़ मिनी स्टील मिल्स। एक तो होते हैं बहुत बड़े बड़े प्लांट्स, ठीक है, जो अभी हम पढ़ के आए हैं कि जहाँ पे जो बिल्कुल सोर्सेज के पास ही लोकेटेड होते हैं। लेकिन एक और होता है मिनी स्टील मिल्स, छोटी छोटी मिल्स लगाई जा सकती है जहाँ पे स्क्रैप मेटल को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, जिसको ईजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है। मतलब वो मेटल की ही कोई फॉर्म होती है जिसको प्रोसेस करके हम ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेजर फैक्टर होता है हमारा मार्केट,
जैसे जो लार्ज प्लांट्स थे उनके अंदर मेजर फैक्टर हमारा था रॉ मटेरियल, वहाँ पे मिनी स्टील मिल्स के अंदर मेजर फैक्टर जो इनकी लोकेशन को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है दैट इज मार्केट। तो मेन हमें इन्हें मार्केट्स के पास लोकेट करना है एंड दे आर लेस एक्सपेंसिव कंपेयर टू लार्ज प्लांट्स। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। तो ज़्यादातर जो हमारी कॉम्प्लेक्स या फिर कैपिटल इंटेंसिव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ है वो यूजुअली एडवांस कंट्रीज़ में हमें देखने को मिलेगी, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। बाकी एरियाज़ में भी होती है लेकिन मैक्सिमम कंसंट्रेशन हमें यहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, एशिया के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स बताए गए हैं, नागासाकी है, टोक्यो है, शंघाई हो गया, वुहान हो गया चाइना में। इंडिया के अंदर जमशेदपुर हो गया, दुर्गापुर हो गया, रुरकेला हो गया, भिलाई हो गया, बोकारो हो गया। जो हमारी सेकेंड बुक है उसमें हम डिटेल में इंडिया के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दिया गया है 2022 के अंदर आया है 3 मार्क्स के अंदर कि एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है एंड उससे क्वेश्चन पूछे गए। तो बेसिकली हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ पे ही है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। पहला क्वेश्चन है मेंशन द मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील इंडस्ट्री। कौन से फैक्टर है? रॉ मटेरियल है ना, लार्ज इंडस्ट्री के लिए तो वही है ना कि रॉ मटेरियल के पास होना चाहिए बिकॉज वो बहुत बल्कि है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सेटिंग अप द मिनी स्टील मिल्स। क्या इंपॉर्टेंट है? मार्केट। ठीक है, थर्ड है मेंशन द रॉ मटेरियल यूज्ड इन मिनी स्टील मिल्स। क्या यूज कर रहे होते हैं? मेटल स्क्रैप यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, जो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है, इसीलिए हमें मार्केट के पास उसकी लोकेशन देखनी पड़ती है। आ गया समझ में? अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को। तो बेसिकली इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है अगैन। पहली हमारी हैंडलूम सेक्टर है, नेक्स्ट हमारा पावरलूम सेक्टर है एंड थर्ड वन इज मिल सेक्टर। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। तो हैंडलूम की बात करते हैं तो दैट इज लेबर इंटेंसिव बिकॉज हाथ से काम हो रहा है। ठीक है, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू सेमी स्किल्ड वर्कर्स। सेमी स्किल्ड होना चाहिए एटलीस्ट। इसके अलावा काफ़ी कम पैसा हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। इसमें यूजुअली स्पिनिंग होता है, वीविंग होता है एंड फिनिशिंग ऑफ फैब्रिक्स होता है। ठीक है, सो दैट कम्स अंदर हैंडलूम सेक्टर। सेकेंड टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे चलते हैं तो पावरलूम इंडस्ट्रीज है। यहाँ पे अब हमें मशीन्स का यूज देखने को मिल जाता है एंड दे बिकम लेस लेबर इंटेंसिव। ठीक है, जबकि हैंडलूम सेक्टर लेबर इंटेंसिव था। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कंपेयर टू दिस इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, थर्ड आता है यार हमारा मिल सेक्टर। तो ये हाईली कैपिटल इंटेंसिव है। ठीक है, प्रोड्यूसेस फाइन क्लोथ्स इन बल्क, मास प्रोडक्शन हो रही होती है एंड दे रिक्वायर गुड क्वालिटी कॉटन है। तो यार ये कुछ मेजर 3 कैटेगरीज थी बेस्ड ऑन जो भी हमारे पास लेबर है, पैसा है या जितने भी रिसोर्सेज है, हम 3 डिफरेंट इन लेवल के ऊपर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बारी फटाफट से डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं। तो कुछ कंट्रीज जिसमें इंडिया, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या इजिप्ट है, ये ऑलमोस्ट 50% वर्ल्ड की रॉ कॉटन का हिस्सा यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, तो मेजर कंसंट्रेशन हमें इन्हीं कंट्रीज में देखने को मिलता है। सिमिलरली सेकंड पॉइंट के अंदर ब्रिटेन हो गया या फिर नॉर्थ वेस्टर्न यूरोपियन कुछ कंट्रीज हैं एंड जापान, ये कॉटन टेक्सटाइल तो प्रोड्यूस करती है लेकिन ये खुद रॉ कॉटन ग्रो नहीं करती है, रादर ये यान को इंपोर्ट कर लेती है। यान क्या है? जो कॉटन थी उसको जब प्रोसेस करके पतला पतला धागा बनाया जाता है उसको हम यान बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इन एरियाज से जहाँ पे कॉटन को ग्रो किया जाता है वहाँ से डायरेक्टली यान को इंपोर्ट कर लेते हैं एंड फिर अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर इनके कपड़े बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिया गया है कि नाउअडेज जो हमारी जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इज फेसिंग वेरी स्टिफ कंपटीशन विद सिंथेटिक फाइबर बिकॉज सिंथेटिक फाइबर कंपेयर टू कॉटन काफ़ी चीप है एंड ईजिली एक्सेसिबल है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। एक बार फटाफट से समराइज कर लेते हैं ताकि हमें सारे पॉइंट्स अच्छे से याद रहे। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने पढ़ा सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती है, देन हमने मैन्युफैक्चरिंग को डिटेल में पढ़ा क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे। ठीक है, 1 मार्कर 2 मार्कर के अंदर। उसके बाद हमने इसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा। फिर हमने कुछ ऐसे फैक्टर्स देखे जो एक इंडस्ट्री की लोकेशन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रही होती है। ठीक है, उसके बाद हमने काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ को डिटेल में पढ़ा एंड उसकी क्लासिफिकेशन को देखा। तो सबसे पहले हमने फुटलूज इंडस्ट्रीज़ को पढ़ा। फुटलूज इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती है जिनको हम कहीं पे भी लोकेट कर लेते हैं, वहाँ पे रॉ मटेरियल एक बैरियर नहीं होता है, इट्स जस्ट कि वो ट्रांसपोर्ट से अच्छी तरीके से कनेक्ट होनी चाहिए, रोड एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया। तो पहला जो डिवीजन है दैट इज बेस्ड ऑन साइज। यहाँ पे 3 तरीके की होती है। हाउस होल्ड जो बेसिकली घर के मेंबर्स ही बना लेते हैं, घर के अंदर ही उसको प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, एंड यूजुअली बार्टर के थ्रू वो कोई दूसरा सामान ले लेते हैं, उसको एज सच मार्केट में जाके सेल भी नहीं करते हैं। ठीक है, सेकेंड थी हमारी स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। इसका डिविजन अच्छे से याद रखना। कुछ पॉइंटर्स दोबारा से बता देती हूँ। स्मॉल स्केल के अंदर कम पैसा लगता है, लार्ज स्केल कैपिटल इंटेंसिव होती है। स्मॉल स्केल के अंदर
लेस लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, वही लार्ज स्केल के अंदर मोर लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। स्मॉल स्केल के अंदर हम छोटी मोटी सिंपल पावर ड्राइवन मशीन्स का यूज़ करते हैं, वही लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर रॉ मटेरियल यूजुअली लोकल एरिया से ही लिया जाता है, वही लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर बाहर की कंट्रीज से भी हम रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करके उससे गुड्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो याद रखने हैं। सेकेंड जो हमारा क्लासिफिकेशन की कैटेगरी है दैट इज बेस्ड ऑन इनपुट या फिर रॉ मटेरियल, ठीक है। इसमें 3 से 4 पॉइंट आते हैं। सबसे पहला एग्रो बेस्ड, जिसके अंदर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। सेकंड मिनरल बेस्ड, यानी मिनरल्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं। थर्ड है केमिकल बेस्ड, यानी केमिकल्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं। सिमिलरली फोर्थ हमारी फॉरेस्ट बेस्ड होती है एंड फिफ्थ हमारी एनिमल बेस्ड होती है, ठीक है। अब थर्ड जो हमारी कैटेगरी आती है क्लासिफिकेशन की दैट इज इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आउटपुट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि वो क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है। पहली हमारी बेसिक इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, यानी ऐसी इंडस्ट्री जिनका जो प्रोड्यूस है, प्रोडक्ट है, आउटपुट है, उसको एज अ रॉ मटेरियल बाकी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, ठीक है। सेकेंड है कंज्यूमर इंडस्ट्री, यानी जिनके गुड्स डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक सप्लाई होते हैं, ठीक है। फोर्थ जो हमारी कैटेगरी थी दैट इज इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप, तो यहाँ पे 3 पार्ट आते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड जॉइंट, ठीक है। इसके बाद हमने रूर कोल फील्ड रीजन को पढ़ा कि किस तरीके से पहले वहाँ पे कोल और आयरन ओर की जो प्रोडक्शन थी वो डोमिनेट करती थी, लेकिन काफ़ी सारे इन्वायरमेंटल चेंजेस हुए जिससे हमें एक कम्प्लीटली डिफरेंट सिनारियो, एक न्यू रूर हमें देखने को मिल रहा है विच इज़ हाईली बेस्ड ऑन यूनिवर्सिटीज़, लोकल मार्केट्स, या फिर वहाँ पे नए केमिकल प्लांट्स आ रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ इंडस्ट्रीज़ को डिटेल में पढ़ा। पहले हमने हाईटेक इंडस्ट्रीज़ को पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ को डिटेल में पढ़ा कि किस तरीके से आयरन को बनाया जाता है, स्टील में उसको कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद हमने उसकी लोकेशन पढ़ी। फिर हमने पढ़ा कि आयरन इंडस्ट्री को भी हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होती है लार्ज स्केल जिसमें बड़े मास प्रोड्यूस किया जा रहा होता है, वहीं दूसरा हमारा मिनी स्टील मिल होता है जिसको मार्केट के पास लोकेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक था हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसमें 3 कैटेगरीज होती है। हैंडलूम, यानी सारा काम हाथ से हो रहा होता है। पावरलूम, यानी यहाँ पे थोड़ी बहुत मशीन्स और काफ़ी कम लेबर्स रिक्वायर होते हैं। एंड मिल सेक्टर जो हमारी लार्जेस्ट यूनिट होती है कॉटन प्रोडक्शन की, हम उसे बोलते हैं, ठीक है। सो या here we came to the end of the video. आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट, बाय बाय।